अभी कल अपन पढ़ रहे थे शब्दावली, यानी लेखांकन की शब्दावली, किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो कल सबसे पहले बताया था आपको लेन देन। लेन देन के इकाई के बाद लेन देन। तो लेन देन में लिखो आप यानी वस्तु का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको लेन देन होते हैं, खरीदना बेचना। एक वस्तु आती है, एक वस्तु जाती है। ये नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। उसके बाद है परिसंपत्तियां। इनको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एसेट। एसेट यानी परिसंपत्तियां। व्यवसाय में देखो, व्यवसाय में दो चीजें होती हैं। एक तो माल होता है, माल भी हमारा संपत्ति में आता है। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए काम में आती हैं, यानी व्यवसाय को बढ़ाने में काम में आती हैं। तो इसमें लिख लो, परिसंपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग व्यवसाय में उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में परिसंपत्तियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इन परिसंपत्तियों को व्यवसाय की बैलेंस शीट, इसको चिट्ठा भी बोलते हैं, और तुलन पत्र में किया जाता है। यह व्यवसाय के परिचालन का मतलब होता है संचालन करना, ऑपरेट। यह व्यवसाय के परिचालन में सहायक होती है। जैसे मशीन, फर्नीचर, भवन, मोटर गाड़ी, ये क्या है? ये परिसंपत्तियां हैं, माल तो होते ही। इसके बाद है एक, अपन परिसंपत्तियों को पूरा बता देते हैं एक डायग्राम में। परिसंपत्तियां ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चालू और एक होती है गैर चालू। एक होती है गैर चालू संपत्तियां और एक होती है चालू संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियों में 5 प्रकार की होती हैं। स्थिर
परिसंपत्तियां गैर चालू निवेश, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, स्थगित कराधान परिसंपत्तियां दीर्घकालीन ऋण और अन्य गैर चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों में पहली होती है चालू करंट एसेट, उसके बाद होती है माल सूची गुड्स, इसके बाद होता है व्यापार विपत्र, उसके बाद होता है नगद या नगद के समतुल्य, नगद या नगद जैसा, उसको नगद जैसा, लघु अवधि ऋण, उसको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट टाइम लोन, और अन्य चालू इनकी डिटेल बताएंगे अपन सबकी। सबसे पहले परिसंपत्तियों में आता है गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, और गैर चालू संपत्तियों में आती है स्थिर परिसंपत्तियां। तो इनकी एक एक की अपन डिटेल लिखेंगे। स्थिर में भी, अब स्थिर में आती है पहली मूर्त संपत्ति, दूसरी अमूर्त संपत्ति, मूर्त का मतलब वो संपत्ति जो दिखाई देती है, अमूर्त का मतलब वो संपत्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी संपत्तियां होती हैं। उसके बाद तीसरी है पूंजीगत कार्य संपत्तियां, और उसके बाद होती है विकास के अधीन परिसंपत्तियां। स्थिर संपत्तियां वो होती हैं जो लंबे समय के लिए काम आती हैं, जिनका टाइम पीरियड 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 20 वर्ष, यानी ये संपत्तियां व्यवसाय में 20 वर्षों तक कार्य करती हैं, 20 वर्षों तक लाभ देती हैं। इनमें भी मूर्त संपत्ति वो संपत्ति जो दिखाई देती है, अमूर्त संपत्ति वो होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी संपत्ति होती है। मूर्त संपत्तियों में जैसे भवन है, फर्नीचर है, अमूर्त में गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ये सब दिखाएंगे अपन बाद में। तो सबसे पहले अभी इनको लिखने के बाद देता है,
देता है। ये लायबिलिटीज होती है, यानी ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान व्यवसाय को कभी करना पड़ेगा। जैसे ऋण लिया हमने, उधार माल खरीदा, बकाए खर्चे हैं, ये सब क्या होते हैं? देता है। इन देताओं को विभाजित किया है, तो इसमें लिखो तो लिख लो। ये दो प्रकार की देता होते हैं। एक होता है गैर चालू देता है, यानी जिनको बोलते हैं हम स्थायी दायित्व, लंबे समय के लिए लिया गया दायित्व। और एक होते हैं चालू देता है, जिनकी अवधि 1 वर्ष होती है। गैर चालू में 4-5 होते हैं। पहला होता है दीर्घकालीन ऋण, उसके बाद होते हैं स्थगित कराधान, यानी जो टैक्स स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे सरकार ने भी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए छूट दे दी कि आप 3 महीने तक अपनी ईएमआई जमा नहीं कराओ, यानी लोन का जो पैसा है उसको 3 महीने तक स्थगित कर दिया था, वो नहीं करा। अभी जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की डेट बढ़ा दी, 3-4 महीने नवंबर तक कर दिया, भाई आप नवंबर तक टैक्स दे सकते हो। तो ये होती है स्थगित कराधान देता है। उसके बाद होती है अन्य दीर्घकालीन ऋण। तो इसमें ये दीर्घकालीन ऋण वो होते हैं जो 20 वर्ष 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। अन्य दीर्घकालीन ऋणों में वो होते हैं जो इनके अतिरिक्त होते हैं, ऋणों के अतिरिक्त, जिनकी अवधि 2 वर्ष हो जाती है। जैसे हमने किसी से ऋण लिया और उसने ऋण के लिए अपन ने उसको 1 वर्ष के लिए लिया, लेकिन कुछ आगे उसकी डेट बढ़ा दी, तो वो होते हैं अन्य दीर्घकालीन। अन्य दीर्घकालीन प्रावधान, ये वो दायित्व होते हैं जो दीर्घकालीन तो होते हैं, लेकिन इनका भुगतान जैसे कर्मचारियों का पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये कब किया जाएगा? कर्मचारियों के रिटायरमेंट। इस तरह के आयोजन, पीपीडी जैसे जो अपन आयोजन बना लेते हैं, ये वो प्रावधान है, तो इनको भी अपन दीर्घकालीन में मानते हैं। इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनका भुगतान करना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इनका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर चालू देताओं में लघु कालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, कम समय के लिए लिया गया ऋण। उसके बाद है देय पत्र, बिल्स पेबल, इनको बोलते हैं बीपी, बिल्स पेबल, ये ऋण पत्र होता है एक तरह से, बताया इसके बारे में। अन्य चालू देख रहे हैं, ये वो आते हैं जो खर्चे वगैरह आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं बकाया। और उसके बाद आते हैं लघुकालीन प्रावधान, शॉर्ट टर्म प्रोविजनल, कम समय के लिए जो प्रोविजनल किए जाते हैं उनका इनमें आप आराम से समझ लो। देखो ये लायबिलिटीज होती है हमारी। लायबिलिटीज देता का मतलब होता है जिनका व्यवसाय के द्वारा कभी कभी किसी भी समय, कम समय में ज़्यादा समय में भुगतान किया जाता है, वो होती है देता है लायबिलिटीज। ये 2 प्रकार की होती है, गैर चालू और चालू।
गैर चालू वो होती है जो लंबे समय के लिए होती है, चालू वो होती है जिनकी अवधि 1 वर्ष होती है, 1 ईयर, 1 वर्ष। इनकी 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि होती है। इनमें दीर्घकालीन लंबे समय के लिए लिया गया ऋण स्थगित करना, यदि कोई हमारा ऋण है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अन्य दीर्घकालीन ऋण, इन ऋणों के अतिरिक्त हमने किसी की अवधि बढ़वा ली हो, और अन्य दीर्घकालीन प्रावधान यानी हमने जो प्रोविजनल किए हैं, आयोजन बनाए हैं लंबे समय के लिए, जैसे पीएफ का एग्जाम्पल दिया मैंने, प्रोविडेंट फंड होता है, ये लंबे समय के लिए बनाया जाता है। जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है या कोई ऐसी घटना घटित होती है 10 साल 5 साल बाद, तब तो उसका उपयोग किया जाता है। चालू देयताओं में लघुकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, जैसे अपन ने किसी से उधार मान लिया, लेना कम समय के लिए। देय पत्र, ये जो हमारे ऋणदाता होते हैं अर्थात जो लेनदार होते हैं, उन लेनदारों से हम एक विपत्र ले लेते हैं 6 महीने की अवधि का, 8 महीने की अवधि का, 1 वर्ष की अवधि का रिटर्न में, उसको बोलते हैं अन्य चालू देयताएं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई करंट जो लायबिलिटी होती है वो आती है। इसके बाद चालू लघुकालीन प्रावधान, शॉर्ट टर्म आयोजन, कुछ समय के लिए आयोजन किया जाए 4 महीने के लिए, जैसे पीबीडी होता है, प्रोविजनल कोड टैक्सेशन होता है, टैक्स कम समय के लिए 1 साल के लिए आयोजन किया जाता है, क्योंकि हमको प्रति वर्ष उसका भुगतान करना पड़ता है। ये है आपकी देयता है। अब हम कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाएगा व्यवसाय में, इनका सबका किया जाएगा। सबसे पहले पूंजी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, लेकिन ये अपनी राजधानी नहीं है, ये अपना कैपिटल है यानी पूंजी। ये पूंजी क्या होती है? देखो, ये व्यवसाय की पूंजी है, इसके बिना व्यवसाय चालू नहीं होता, क्योंकि बिना इसके पूंजी के कोई भी व्यवसाय चालू नहीं होता। तो इसको अपन लिख सकते हैं व्यवसाय के स्वामी द्वारा, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में नगद कैश, माल, गुड्स व संपत्तियां लगाई जाती हैं, उन्हें पूंजी कहते हैं। ये प्रमुख चीज है, यानी व्यवसाय स्टार्ट यहीं से होता है, कैपिटल से। तो ये व्यवसाय के सब जो स्वामी होता है उसके द्वारा नगद पैसा लगाया जाता है, यदि वो माल लगाता है, यदि वो संपत्ति लगाता है, जैसे भवन लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया व्यवसाय में, तो वो क्या है? व्यवसाय की संपत्ति, पूंजी है, इसको कैपिटल बोलते हैं। दूसरी चीज ये जो होती है, ये व्यवसाय की लायबिलिटी है, दायित्व है। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है। 2 चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है आपको, एक तो व्यवसाय और एक होता है व्यवसायी। ये दोनों में अंतर होता है। व्यवसाय एक इंडिविजुअल अलग कार्य है, और व्यवसायी एक वो व्यक्ति है जो इसमें पैसे लगाता है। तो व्यवसायी के द्वारा जो पैसे लगाए जाएंगे व्यवसाय में, वो क्या कहलाती है? पूंजी। हम कार्य किसका कर रहे हैं? व्यवसाय का या व्यवसायी का? व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं, व्यवसायी का नहीं। इसलिए व्यवसाय के लिए जो इसके द्वारा पैसा लगाया गया है वो पूंजी कहलाती है। और ये हमारा क्या है? व्यवसाय का लायबिलिटी है।
दूसरा है इसमें विक्रय। विक्रय से पहले एक बार आप माल समझो। माल, गुड्स। माल क्या होता है? माल का मतलब होता है जिस वस्तु का हम क्रय विक्रय करते हैं, यानी जो वस्तु खरीदी बेचने के लिए जाती है वो व्यवसाय के लिए माल है। तो माल का मतलब हुआ व्यवसाय द्वारा जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहते हैं। कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान करता है तो कपड़ा उसके लिए क्या है? माल है। कोई व्यक्ति ये लोहे की जो अलमारी वगैरह बनाते हैं, अलमीरा, उसका व्यवसाय करता है, उसको खरीदता बेचता है, तो उसके लिए वो क्या है? माल है। अगर हम उसी अलमारी को अपन खरीदते हैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत काम के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो हमारे लिए क्या है? संपत्ति। दोनों में डिफरेंस है। यानी एक वस्तु हमारे लिए संपत्ति हो सकती है लेकिन व्यवसाय के लिए क्या होगी? वो माल होगा। एक सीमेंट का व्यवसायी यदि सीमेंट को खरीदता और बेचता है तो उसके लिए सीमेंट क्या है? माल। लेकिन वही व्यवसायी यदि कोई कपड़ा खरीदता है व्यवसाय के लिए, या कोई मशीन खरीदता है, या कोई फर्नीचर खरीदता है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हुआ? संपत्ति। लेकिन अगर कोई फर्नीचर का व्यवसायी फर्नीचर को खरीदता बेचता है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हुआ? माल। हमारे लिए क्या हुई? वो संपत्ति। तो ये होता है माल। अब माल को खरीदना और बेचना, तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय। इसको बोलते हैं परचेज। यह क्रय का जो उपयोग किया जाता है वो केवल माल को खरीदने से किया जाता है। अन्य संपत्तियों को खरीदने को क्रय नहीं माना जाएगा। तो क्रय का मतलब है जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे क्रय कहते हैं। अगर कोई वस्तु बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती तो वो वस्तु क्रय नहीं कहलाएगी, उसको हम डायरेक्ट खरीदना ही कहेंगे। समझ गए? और इसके ऊपर क्या लिखते हैं? परचेजेस। क्रय को परचेजेस, और वो भी किसको? माल को खरीदने, माल को खरीदने किसका उपयोग करेंगे? परचेजेस। जैसे क्योंकि कोई व्यवसायी एक एक वस्तु का नाम नहीं लेता। जैसे परचूनी की दुकान है, परचूनी की दुकान में उसमें चावल, चीनी, गुड़, जो भी वस्तुएं होती हैं परचूनी की दुकान में, वो सब माल कहती है, माल कहलाती है। उसमें नहीं कहेंगे ये मिर्च है, ये नमक है, ये हल्दी है, ये चावल है, ये चीनी है, वो कभी नहीं कहेगा। वो सब को क्या बोलेगा? माल। वो कोई भी वस्तु खरीदेगा ऐसी तो उसको क्या लिखेगा? परचेजेस। चीनी खरीद देता है तो चीनी अकाउंट नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? परचेजेस। चावल खरीदता है तो क्या लिखेगा? परचेजेस। इसके बाद है विक्रय। इसको बोलते हैं सेल्स।
ये भी माल को बेचने के लिए विक्रय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो माल या जो वस्तु बेचने के लिए ही खरीदी गई हो और उसे बेचे जाने पर सेल्स लिखा जाएगा। अपन मान लो अपने किसी मशीन को बेचते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू मशीन। लेकिन अगर हम मान लो किसी माल को बेचते हैं तो उसमें एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू सेल्स, क्योंकि यहाँ सेल्स का प्रयोग होगा माल में। इसके बाद है आगे आगम। आगम का मतलब आना। आता क्या है? जो राशि व्यवसाय की वस्तु को बेचने या सेवाओं के बदले प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। इनकम, किसी भी व्यवसाय की इनकम का सोर्स क्या है? किसी भी व्यवसाय की आय का स्रोत क्या है? उसकी आय का स्रोत होता है या तो वो अपनी वस्तुओं को बेचेगा या सेवाएं प्रदान करेगा और उसके बदले में जो उसको राशि मिलती है वो उसके लिए क्या है? आगम है। ठीक है। अब है दूसरा व्यय। तो ये समझने की चीज है। व्यय को अपन बोलते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे लगे, व्यय लगे। खर्चे और व्यय में अंतर होता है, तो व्यय में लिखो आप किसी भी वस्तु जिसका निर्माण बेचने के लिए किया गया है, बेचने के लिए किया गया है, उस वस्तु पर किया गया व्यय या उस वस्तु की लागत व्यय कहलाती है। यानी अपन किसी वस्तु को बनाते, बेचते, खरीदते तो उसको खरीदते वो उसकी लागत में शामिल किया होगा, उस पर कोई और एक्स्ट्रा जो चार्ज लगा है वो उसका क्या है? व्यय। तो ये वस्तु को के उत्पादन पर किया गया जो लागत आती है वो व्यय कहलाती है। उसका उपभोग करने योग्य बनाते हैं। तो इसमें लिख लो, एक लाइन और लिख लो, आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में किया जाने वाली
धनराशि व्यय कहलाती है। यहाँ आपका आगम था, आगम कैसे आया? माल को बेचने पर, माल कहाँ से आया? बनाने पर या खरीदने पर उसका जो व्यय, जो खर्चा हुआ, सॉरी, जो अपन ने उसका भुगतान किया, वो क्या कहलाएगा? व्यय कहलाएगा। खर्च नहीं है, खर्च में और व्यय में अंतर होता है। खर्च एक ऐसी, व्यय जो करते हैं वो तो प्राप्त हो जाता है, भाई हमने वस्तु का उत्पादन किया, खरीदी, उसको बेच दिया, पैसे आ गए। लेकिन जो खर्च हो जाता है वो वापस नहीं आता। आपने चाय पी, चाय का पर जो धनराशि दी है वो खर्चा है, व्यय नहीं है। क्योंकि चाय पीने के बाद कुछ प्राप्त होगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न नहीं आएगा। तो खर्चे में और व्यय में ये डिफरेंस होता है। तो अगला आंकड़ा है खर्च।